बच्चों, पिछले टर्म पे आप लोग ने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे किया गया, कैसे कैसे प्रयास हुए। सबसे पहले डॉग्रीनर ने अपना ट्रायड सिस्टम लाया। ट्रायड सिस्टम क्या था कि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्रम में तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए जाएं, थ्री एलिमेंट्स के, तो किनारे वाले दोनों एलिमेंट्स का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा विल बी इक्वल टू मिडिल एलिमेंट। ये ट्रायड सिस्टम था, लेकिन ये इसके दो ही तीन ट्रायड मुश्किल से तीन बन पाए थे, इसीलिए ये सिस्टम फेल्योर हो गया। इनके सिस्टम के फेल्योर के बाद कौन आया? न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव लॉ लाया। ऑक्टेव लॉ में क्या था कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो each element will repeat its similar chemical properties. But this was also failed after calcium. कैल्शियम तक ये लागू हो पाया और उसके बाद ये फेल हो जा रहा था, और भी इसकी कमी थी क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि केवल 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, इसके बाद कोई और एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं होंगे। जितना अभी डिस्कवरी है बस उतने ही एलिमेंट्स हैं, तो इसमें और भी कमियां थी और ये 20 के साथ बाद में फेल हो रहा था। देन नेक्स्ट कौन आया? मेंडलीफ अपना पीरियोडिक टेबल लेकर के आए। इनका पहले से कुछ ज़्यादा एप्लीकेबल हो रहा था। इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर उनको रखा और इन्होंने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया कि इन्होंने बताया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। मेंडलीफ ने यहाँ पे जो पीछे वाली कमियां थी वो भी दूर कर दी, कुछ के लिए प्लेसेस छोड़ दिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए जिसकी डिस्कवरी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बाद हुई। लेकिन यहाँ भी कुछ कमियां रह गई थी, जैसे आइसोटोप्स के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था और नोबल गैसेस के लिए कोई ये था, तो बहुत सारी कमियां यहाँ पर थी। हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था। तो इस तरह से जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी वो भी फेल्योर हो गई, रिजेक्ट हो गई। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे मोज़ले। तो मोज़ले ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, द बेस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी एटॉमिक नंबर। और इसके पीछे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वो था क्योंकि उन्होंने कम से कम 38 एलिमेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड, सब पर उन्होंने हाई मूविंग या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डिंग की, और बम्बार्डिंग करने के बाद जो एक्स रेज निकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? एटॉमिक नंबर के, यानी कि एटम के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एक्सरेज। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, इसका जो बेस है दैट मस्ट बी एटॉमिक नंबर इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मास। तो मोज़ले ने सबसे पहले ये वाली बात सजेस्ट की और उसी के बाद मोज़ले की इस डिस्कवरी के बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एग्जिस्टेंस में आया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वैसे ही है जैसे कि एटॉमिक मास पर बेस्ड था तुम्हारा मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, उसमें बस थोड़ा सा अंतर है ये कि वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था, यहाँ पे क्या शब्द आ गया? एटॉमिक नंबर आ गया। यानी क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their increasing atomic numbers, the element with similar chemical properties are repeated after certain intervals. यानी अगर हम एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखें तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, मतलब उनकी एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीट विद सम रेगुलर इंटरवल। दिस वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आई बात रिपीटेशन यानी पीरियोडिसिटी की आई कि क्या लिखा है ये कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी क्या है? ये है कि पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी क्या है पीरियोडिसिटी? क्या है? पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर certain regular intervals when elements are arranged in
इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाता है तो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल। जब हम पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाएंगे, वापस फिर इधर आएंगे, तो ये जो ऊपर का एलिमेंट है उसके बाद जब नीचे के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज इसी के जैसी होंगी। क्यों होंगी? उसका कारण ये बताया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, इस रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैलेंस शेल आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। बैलेंस शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये देखिए बैलेंस शेल में यहाँ 2s1 है, यानी s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ s में 1 इलेक्ट्रॉन, सबके s में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2s है, यहाँ 3s है, यहाँ 4s है, यहाँ 5s है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये तो डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और ये जो हमने ब्लू पेन से लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो बैलेंस शेल है इसको हटा करके, मतलब इसको छोड़ करके इसके अंदर वाला जो भी है उसको हम नोबल गैस से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 1s2 ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है तो हमने इसको हीलियम की जगह रिप्लेस कर दिया। इसी तरह 3s1 को छोड़ दें यहाँ पर, तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन हटा करके यहाँ नियॉन लिख दिया। इसी तरह से ये 4s1 हटा करके इनको देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया इसमें से और इसकी जगह आर्गन रख दिया। ये कहलाया कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से रुबिडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? ये क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने इतनी सारी चीजें ये हटा करके एक क्रिप्टन रख दिया। तो शॉर्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। हमें केवल नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो और उनसे हम कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके फिर हम चाहें तो इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो आपको याद करना है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ सारे नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस याद कर लीजिए, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आसान हो जाएगा। डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपके केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बेस स्ट्रॉन्ग चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी अपनी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान से इनको पढ़िए, क्योंकि आगे जब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो आप बहुत जल्दी इनके बेस पर आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं इसको पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये हुआ कि एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, ये तो सभी को पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करे, उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, ज्यादा हो जाने चाहिए थे, या कम क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है वो भी समझो। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत जल्दी, यानी कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के या कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक बहुत साउंड बेस आपका तैयार होगा। ठीक है, तो since the s orbital can accommodate only 2 electrons, so there are only 2 groups in s block element. s ऑर्बिटल दो ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकती है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो 1s1 एक फर्स्ट ग्रुप हो गया, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है, s में, तो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकेंड ग्रुप में आएगा जब, तो एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा यानी 1s2 और उसके बाद s ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो जाती है। इसीलिए s ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम कितने ग्रुप हैं, यानी ऐसी वर्टिकल लाइन है, दो ही वर्टिकल लाइन है, 1s एंड 2 है। ठीक है, समझ में आ गया कि s में दो ही लाइन क्यों हैं, दो ही ग्रुप क्यों हैं। ठीक, अब आइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को कंसिडर करेंगे, यानी हालिना के रब से फरियाद, इन सब में क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा
जो सारे एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NS1। NS1 का मतलब हुआ यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ पीरियड, किस पीरियड का एलिमेंट है वहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे आप, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको मिल जाएगा। एक्चुअली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही महत्वपूर्ण होता है, पर बच्चे इसका महत्व समझते नहीं है और इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यही महत्वपूर्ण है। अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद है तो आपको किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हम आपको बताएंगे, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, फिर इसको मिटा के बताते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया NS2। तो इस पे अपन अभी बाद में और डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आइए, फर्स्ट ग्रुप को एक और नाम दिया गया है अल्कली मेटल, याद रखिए। फर्स्ट ग्रुप का एक और नाम है अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप का एक और नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। बच्चे क्या गलती करते हैं, अल्कली मेटल को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कली अर्थ मेटल गलत हो जाता है। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी जो फर्स्ट ग्रुप है वो अल्कली मेटल और जो सेकंड ग्रुप है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स यानी इनका कन्फिगरेशन होता है NS1 कन्फिगरेशन होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल के S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1+ आयन, यानी इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये 1+ आयन बनाते हैं। अब आपको किसी की भी बैलेंस ही याद करने की जरूरत नहीं है, यानी हालिना के रब से फरियाद, इन सब की +1 बैलेंस ही हो गई। देखो कितना बढ़िया, एक पॉइंट से आपको एक पूरे फर्स्ट ग्रुप के हर एलिमेंट की बैलेंस ही याद हो गई कि +1 है, ठीक। इसलिए ये महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने जितना अच्छे तरीके से पीरियोडिक टेबल और इसकी प्रॉपर्टीज को ग्रेस्प किया है, उतना ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी जल्दी आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिमाग चलेगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, सेकेंड ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या, यानी इनको बोलते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, या इनका दूसरा नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। बच्चों ये याद रखिए, कभी भी अल्कली अर्थ मेटल नहीं बोलेंगे, अल्कली मेटल है, यानी फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल है और सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल है। दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। तो इसका जनरल कन्फिगरेशन होता है NS2 कन्फिगरेशन, यानी आउटर मोस्ट शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड लॉस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 2+ आयन। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2+ आयन बनाएगा। अब देखिए, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपने पीरियोडिक टेबल याद कर ली। अब पीरियोडिक टेबल में आपने याद कर लिया, क्या याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो समझना है कि NS1 कन्फिगरेशन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके + आयन बनाएगा। NS2 कन्फिगरेशन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2+ आयन बनाएंगे। तो आपको कितने की बैलेंस याद हो गई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सबकी बैलेंस +2 याद हो गया। हालिना के रब से फरियाद, इन सबकी बैलेंस +1 होगी, ठीक है। ये फायदा है पीरियोडिक टेबल का। देन नेक्स्ट, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिए, वैसे 10th में पढ़ाया जाता है 5th चैप्टर में। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी को हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं, या इसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये इंक्रीज होता है। क्यों होता है, ये सारा हम लोग ने 10th में डिस्कस किया है, और अब बाद में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी की क्या है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी दे नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट। हाई रिएक्टिविटी के कारण कभी भी ये प्योर स्टेट में नहीं मिलते हैं। द नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रीडोमिनेटली आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे एक एक पढ़ते हैं ना, तो बच्चे इस चीज को क्या किया उन्होंने,
आप लोग क्या करते हो, खेल खेल में आपने पीरियोडिक टेबल तो याद कर ली, क्योंकि वो राइमिक है, आपने याद कर लिया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी केरल का साइंस टीचर वेरी इक्वल मानी फीस कोई नहीं क्यों जाऊंगा, ये सब ऐसे याद हो जाता है। पर ये जो पॉइंट्स है इन पे आप ध्यान नहीं देते हो। अगर ये पॉइंट्स पे भी आप ध्यान देंगे तो आपका जो इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही साउंड बेस तैयार हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल इज द बेस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जितना आपने इसको ग्रेस्प किया होगा उतना ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पकड़ मजबूत होगी। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी इससे होता है। आपका मेंस तो ऐसे चुटकियों में आप क्वालिफाई कर सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है। कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रीडोमिनेटली आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम। सपोज NaCl लिखा है, CHCl लिखा है, आपको अगर ये पॉइंट याद है तो आप सबका नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने ये ध्यान कर रखा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। अब आपसे ऐसे कह दिया जाए कि NaF क्या है, मतलब आयनिक है, कोवेलेंट है, तो आप फटाफट पहचान लोगे, क्योंकि आपने ये बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आपका ये बेसिक ही तैयार नहीं है तो फिर आप रटते रहो, आयनिक है, ये कोवेलेंट है, नहीं तो केवल बेरिलियम के अलावा बाकी सब आपको, कोई भी आपने देखा कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का कंपाउंड है या सेकंड ग्रुप एलिमेंट का कंपाउंड है तो आयनिक इन नेचर होगा। अब आयनिक इन नेचर, जो आयनिक नेचर है वो ऊपर वाले का ज्यादा होगा या नीचे वाले का ज्यादा होगा, तो ये देखो कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ रही है, तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ रही है यानी आयन बनाने की टेंडेंसी भी ऊपर से नीचे बढ़ेगी, यानी कौन ज्यादा आयनिक होगा, नीचे वाला ज्यादा आयनिक होगा। अगर हम मतलब इस तरह से देखते हैं, जैसे NaF की तुलना करें और CSF की तुलना करें, CS मतलब सीजियम फ्लोराइड, और इधर NaF, दोनों में कौन ज्यादा आयनिक होगा। अगर आपने ये चीजें ध्यान से पढ़ रखी हैं तो आप फटाफट बता देंगे कि NaF से CSF ज्यादा आयनिक होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी CS की ज्यादा होगी, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जल्दी आयन बनाएगा, ज्यादा आयनिक होगा। अब आपको ये चीजें आगे चल करके रटने की जरूरत नहीं होगी, जहाँ पे यानी बात होगी कंपाउंड के आयनिक करेक्टर की या कोवेलेंट करेक्टर की, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। या बेरिलियम का किसी के साथ कंपैरिजन है, इसी के ग्रुप के साथ है, सपोज सेकंड ग्रुप के साथ ही है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में इसको पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लो कि बेरिलियम कोवेलेंट क्यों बनाता है, क्योंकि बेरिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो यानी इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होंगे, यानी 2s2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हम पढ़ते हैं क्या, हा ही ली बे, 1 2 3 4 एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2, यानी सेकंड शेल न्यूक्लियस के एकदम पास में है, न्यूक्लियस के एकदम पास में है तो न्यूक्लियस की पकड़ सेकंड शेल पे एकदम मजबूत रहती है, 2s एकदम पास में है, इसीलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता नहीं है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये फिर आयन नहीं बना पाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑन एस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आयनिक नहीं है, कोवेलेंट इन नेचर है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि इसके ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आयनिक हैं लेकिन ये अकेला कोवेलेंट क्यों है, तो उसका रीजन ये है, ठीक। देन नेक्स्ट है ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए आप यहाँ पे आपका कितना बढ़िया तैयार हो गया बात, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, यानी हालिना के रब से फरियाद, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बेटा मांगे कार स्कूटर, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। यहीं पे अगर कॉमन सेंस की बात करें, इन जनरल बात करें, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन देना, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं रिडक्शन के लिए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे बीमा वाला आपका बीमा करने आता है तो वो बीमा एजेंट हो गया, ऐसे ही दूसरे को जो रिड्यूस करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं रिड्यूसिंग के लिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब बात आती है इनमें रिड्यूसिंग एजेंट तो सब हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में सब रिड्यूसिंग एजेंट है, सेकंड ग्रुप में सब रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन देंगे दूसरे को रिड्यूस होने के लिए, उनमें ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा, तो कॉमन सेंस लगा लो कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आयन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। यहाँ पे आपने कहीं पढ़ रखा है ना, रिएक्टिविटी इंक्रीज, ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी इंक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे
देन नेक्स्ट है ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सभी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। देन मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम, सारे एस मतलब ज़्यादातर जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम में। फ्लेम का मतलब होता है अगर हम बर्नर की फ्लेम में उनको प्लेटिनम वायर से HCl के साथ पेस्ट बना करके गर्म करते हैं तो एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस होता है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट होगा। एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, यहाँ पर ये दो नहीं देते हैं, इनको थोड़ा सा और नोट कर लीजिए। फ्लेम कलर कौन कौन नहीं देता है? एक्सेप्ट Mg एंड Be। मैग्नीशियम एंड बेरिलियम ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं देते हैं। तो अभी देखिए यहीं पे एक रीजनिंग क्वेश्चन हाथों हाथ बन गया कि बाकी सारे एलिमेंट फ्लेम में कलर देते हैं लेकिन मैग्नीशियम बेरिलियम नहीं देते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वही रीजन जो अभी हमने आपको यहाँ बताया था, कोवेलेंट करेक्टर का रीजन है। क्योंकि छोटा साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसकी पकड़ एस इलेक्ट्रॉन पे मजबूत है। तो एस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कलर जो प्रोडक्शन होता है वो एक्साइटेड स्टेट के कारण होता है। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियर का होल्ड उस पर बहुत ही मजबूत है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज के कारण ऐसा हो रहा है, ये लोग कलर नहीं दे रहे। बाकी के इलेक्ट्रॉन जब हम फ्लेम में हीट करते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर कलर। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है आगे के लिए। द नेक्स्ट, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सभी की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। 10th में आपने पढ़ रखा है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ कम एनर्जी देकर ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, इसको हम कहेंगे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बनाना, आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो यहाँ पर ये आयनाइज हो जाएंगे और आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लो है, यानी कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट में या दो इलेक्ट्रॉन है तो इजीली दे करके नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होगा? जब आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें ऊपर से नीचे क्या होगा, तो ऊपर से नीचे वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा ना रिएक्टिविटी बढ़ रही है ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। और अगर आपको 10th का याद है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाली बात हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं ऊपर से नीचे आने पर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लॉस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देन दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कभी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात हो अरेंज करने की तो आप इनको इजीली अरेंज कर सकते हैं अगर आपने ये सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है तो। बच्चों, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम पढ़ते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको देखिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने लिखा हा, ली, ना, के, रब, से, हरिया। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है NS1 है, यानी सबके आउटर मोस्ट में S1 है और n की वैल्यू हमें केवल रख देनी है तो सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल आएगा। यानी n की वैल्यू क्या रखेंगे? n की वैल्यू जो भी इनका पीरियड है, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो गई? ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवेंथ पीरियड है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 1s1, इसका क्या हो गया? 2s1, ये 3s1 हो गया, इसका 4s1 हो गया, इसका 5s1 हो गया, इसका 6s1 हो गया और ये 7s1 हो गया। सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। एक काम और कर दो, इनके जस्ट पहले की नोबल गैस उठा करके और इसके आगे रख दो सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलर हर एक का निकाल लिया। यानी कि 2s के पहले हीलियम भरी जाती है, 3s के पहले नियोन भरी जाती है,
4s के पहले आर्गन, 5s के पहले क्रिप्टन, 6s के पहले ज़ेनॉन और 7s के पहले रेडन। ये लो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपने सिर्फ इतने से इतना सारा, देखिए कितना सारा आपने बता दिया है ना। इसी तरह से यहाँ पर बता देंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 का। तो आप समझ गए होंगे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका टास्क हो गया सेकंड ग्रुप का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पर्टिकुलर हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ हैं? ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। तो सबसे पहले ये समझिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट में 13 से लेकर के 18 तक ही क्यों है। 13 मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, केवल 6 ग्रुप्स ही हैं, यानी 6 रोज हैं, केवल ऐसी वर्टिकल वाली सिर्फ 6 हैं। कारण क्या है उसका? देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइज ग्रुप 13 to 18। क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? पी ब्लॉक एलिमेंट में पी ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, पी सबशेल की। तो पी सबशेल में टोटल कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 6 होती हैं। पी मीन्स टोटल ऑर्बिटल कितनी होती हैं? 3 होती हैं, px, py एंड pz। और px, py, pz में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। इसीलिए टोटल जो ये वर्टिकल ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, वो 6 हैं, 13 से 18 तक। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि पी ब्लॉक में 6 वर्टिकल कॉलम्स ही क्यों हैं। क्यों? क्योंकि px, py एंड pz, यानी p ऑर्बिटल में, p सबशेल में 3 ही ऑर्बिटल होती है, 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो फर्स्ट में यानी s ब्लॉक में केवल 2 ही थे, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए केवल 2 वर्टिकल कॉलम थे s ब्लॉक के। p ब्लॉक में केवल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p1 से लेके p6 तक। तो मैक्सिमम कितनी वर्टिकल लाइन होंगी? 6। तो अब आप बता सकते हो कि डी ब्लॉक में कितनी कॉमन, मतलब ये वर्टिकल ग्रुप्स होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में? हाँ, डी ब्लॉक में कौन सा भरा जाता है? डी सबशेल भरी जाती है। डी सबशेल में क्या होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑर्बिटल्स भरी जाएंगे। और 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक एक करके D1 होगा, फिर D2, फिर D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, इस तरह से, मतलब डी ऑर्बिटल भरी जाएगी। तो मैक्सिमम कितने वर्टिकल कॉलम्स होंगे डी ब्लॉक में? हाँ बिल्कुल, कितने होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो डी ब्लॉक में 10 ही है। कहाँ से होता है डी ब्लॉक शुरू? आपका 3 से लेकर के और 12 तक। तो गिनिए, 10 है। तो ये है जस्टिफिकेशन करना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 4th पीरियड में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 4th पीरियड में 18 एलिमेंट होंगे, आप सिद्ध करिए। तो 4th पीरियड कौन सा है आपका? हालिना के, पोटेशियम से शुरू होता है ना। केरल, हाँ, साइंस टीचर, वेरी क्रूअल, माने, फीस, कॉइन, नहीं, क्यों, जाऊं, गली, गैलरी, एस से बड़ा करूं। क्वेश्चन ये आता कि 4th पीरियड में 18 एलिमेंट होंगे, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल या मॉडर्न पीरियडिक लॉ के हिसाब से सिद्ध करके बताइए। क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक लॉ एक एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट रखते हैं, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एटम्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो मैक्सिमम 18 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपका जो 4th शेल है, 4th शेल में किसकी फिलिंग होती? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4th शेल में कौन कौन सी ऑर्बिटल होती हैं? NS2, फिर N-1 के D में 10 और NP6, यहाँ तक भरी जाएगी पूरी, ठीक है।
ऐसे भरी जाएगी ना। फोर्थ में एस ब्लॉक में ये भरी जाएगी। फोर्थ में कौन कौन, फोर्थ पीरियड में जब आप जाते हो तो फोर्थ पीरियड में आपको ये फोर्थ पीरियड में कौन कौन से ब्लॉक मिल रहे हैं? एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में NH2 यानी ये 2 भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 1 से 10 तक भरे जाएंगे और पी ब्लॉक में कितने भरे जाएंगे? ये 6 भरे जाएंगे। यानी अगर आप देखें यहाँ पर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एस के, और ये साइंस टीचर वेरी गुड, ये डी यहाँ पर, यहाँ तक डी भरी जाएंगी और फिर यहाँ पर पी भरी जाएगी। तो जस्टिफिकेशन हो गया 18 एलिमेंट्स का, टोटल 18 एलिमेंट्स होने चाहिए। इसके आधार पर बताइए, ऑर्बिटल के आधार पे बताइए या सबशेल के आधार पे बताइए, तो आप उसके आधार पर भी इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है जस्टिफाई करना। या 7th पीरियड में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 32 एलिमेंट होंगे, इसको सिद्ध करिए। तो इसी तरह 7th पीरियड का या 6th पीरियड का करेंगे, क्योंकि 6th और 7th पीरियड में चारों भरी जाती हैं, एस भी और पी भी और डी भी और एफ भी। तो एफ में 14 भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितने होंगे? यानी 7th पीरियड के एलिमेंट 32 होंगे, या 6th पीरियड के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 32 हो सकते हैं। 2 ऑर्बिटल, एस सबशेल की मतलब एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6 इलेक्ट्रॉन, डी के 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप पीरियड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं किस पीरियड में, उसका जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी आते हैं हम लोग पी ब्लॉक में डिटेल थोड़ा सा। तो एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉमनली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इन्हीं को मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो एस और पी ब्लॉक को कंबाइनली क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, देन ये देख लीजिए ध्यान से, अच्छा पॉइंट है ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। देन आउटर मोस्ट कन्फिगुरेशन पी ब्लॉक का क्या हुआ? आउटर मोस्ट कन्फिगुरेशन हुआ पी ब्लॉक का NH2 NP1 से लेकर के NH2 NP6 तक, यानी 13 में P1 होगा और 18 तक पहुँचते पहुँचते P6 हो जाएगा वो। और वैसे पी ब्लॉक का डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम आपको शेयर कर चुके हैं, वो आपने देख ही लिया होगा। तो ठीक है, देन नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड इज नोबल गैस ग्रुप 18 एलिमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैस। ये आपको पता ही है कि 18th एलिमेंट को इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। अनरिएक्टिव होती है। ये क्यों अनरिएक्टिव होती है 18th ग्रुप? क्योंकि NH2 NP6 यानी S और P दोनों कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिगुरेशन हो जाता है 18th ग्रुप का। देन ग्रुप 17 को हेलोजन कहते हैं, ये तो आपको 9th से पता है। ग्रुप 16 को कैल्कोजन कहते हैं, ये भी आपको 9th से ही पता है। ग्रुप 15 को निक्टोजन बोलते हैं, इसको और याद कर लीजिए। ग्रुप 15 इज कॉल्ड एज निक्टोजन। ठीक है, तो अभी याद करने वाली कौन सी चीज है ये आपको पता है। 17 को हेलोजन बोलते हैं, 16 को कैल्कोजन बोलते हैं या चाकोजन बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर इन्हीं को हम मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, यहाँ ये ध्यान से देखिए पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16 हैव लो नेगेटिव, लो का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, है ना। लो का मतलब है, यहाँ पे चाहो तो ऐसे लगा लो, दैट इज का मतलब, जो इस बात का मतलब है वही इस बात का मतलब है, यानी लो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की लो का मतलब है नेगेटिव में होती है, समझ गए ना। यहाँ पे लो का मतलब ग्रुप 17 की और ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होती है। लो का मतलब यहाँ पर है दैट इज नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव में कोई चीज़ है तो हम क्या कहेंगे? लो कहेंगे ना। क्यों होती है उसका कारण है कि ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, यानी ग्रुप 17 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ग्रुप 16 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। नेक्स्ट है नॉन मैथोलिक
करेक्टर इंक्रीज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पीरियड में, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो। देन नेक्स्ट है इन ए ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक करेक्टर हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस से बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस की होल्ड उस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है, इसलिए वो इजीली चला जाता है, यानी मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है ऊपर से नीचे आने पर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक डी मैंने यहाँ पे क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि डी का मैंने अलग से एक वीडियो आपको शेयर किया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज विद रीजनिंग क्वेश्चन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल आर मेटल्स होते हैं, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका कारण ये होता है कि ये इनका जो एफ है और डी है और एफ है, इनमें ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफ डी और एस सब में से पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिसमें एक्टिनॉइड ज़्यादा करता है, लेंथिनॉइड कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वैरायटी एक्टिनॉइड में देखने के लिए ज़्यादा मिलती है, और एक्टिनॉइड में देखने के लिए ज़्यादा मिलती है उसका कारण यही है कि 7s और 6d और 5f के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी गैप है, वो बहुत कम है। यहाँ 6d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है। देन देखिए फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि वहाँ डी ट्रांजिशन हो जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन, और यहाँ पे एफ ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। देन नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। ज़्यादातर एक्टिनॉइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ये याद कर लीजिए, ध्यान रखिए। लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं। क्विज वगैरह के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये कि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में कौन सा रेडियो एक्टिव है ना। द नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन करस्पॉन्डिंग लेंथेनॉइड। एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री उसके करस्पॉन्डिंग लेंथेनॉइड से कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसका कारण ये है कि लेंथेनॉइड में केवल एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3। सारे लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को। लेंथेनॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू ईच अदर, उनको एक दूसरे से हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए लेंथेनॉइड को हम एक जनरल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो जनरल सिंबल होता है लेंथेनॉइड को रिप्रेजेंट करने का, वो Ln होता है। लेंथेनॉइड के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल क्या होता है, Ln। सारे लेंथेनॉइड को Ln सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो Ln यानी हर लेंथेनॉइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, Ln का मतलब ये हर लेंथेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इजीली लेंथेनॉइड की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड में +3 है, लेकिन एक्टिनॉइड में वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये है एक्टिनॉइड का कि ये क्या चीज़ है, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, क्योंकि 7s 6d और 5f में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो तीनों में से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग में। और दूसरा कारण ये है इनकी केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स होने का, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। और तीसरा कारण ये भी है कि रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ इनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम है, यानी कि किसकी तो मिनट और सेकंड और घंटों में ही ये दूसरे एलिमेंट में बदल जाते हैं। तो इसीलिए इनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड की सिंपल हो गई क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सारी रिएक्शन सारे लेंथेनॉइड एक जैसी देंगे, तो हम फटाफट लेंथेनॉइड को समझ लेंगे। यानी कि जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है लेंथेनॉइड की, तो Ln2O3 बनेगा, क्योंकि लेंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और ऑक्सीजन की 2, तो Ln2O3 बनेगा। लेकिन हम एक्टिनॉइड में इस तरह से नहीं बता सकते हैं, लेंथेनॉइड में बता सकते हैं कि हर लेंथेनॉइड इसी तरह से ऑक्सीडेशन
स्टेट +3 है तो सब इसी तरीके से कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ NS2 और n-1 के D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और n-2 के F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू या तो 6 होगी या 7 होगी। अगर लेंथेनॉइड के लिख रहे हो तो n की वैल्यू 6 होगी, अगर एक्टेनॉइड का लिख रहे हो तो n की वैल्यू 7 होगी। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखो, लेंथेनॉइड में 4f की फिलिंग होती है तो 4f से एक ज्यादा D और उससे एक ज्यादा S। एक्टेनॉइड में 5f की फिलिंग होती है तो 5f से एक ज्यादा D यानी 6D और उससे एक ज्यादा S यानी 7S, ठीक है। तो अभी एक चीज और क्वेश्चन आता है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, और यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं। जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक कहाँ बताए गए हैं आपको, ला के बाद 14 एलिमेंट, वो सब एक ही जगह पर रखे जाने हैं, लेकिन उनकी एक सी प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन वहाँ पे 14 के रखने की बैठने की जगह नहीं, इसलिए हम उनको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। यानी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पड़े हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर पड़े हुए हैं, उनकी जो पूरी सीरीज है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ये सीरीज के फॉर्म में पड़े हैं, इसीलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर एक और सीरीज हो गई, उसको हम क्या कह रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड why they are called as inner transition element। इसका जवाब आप लिख करके भेजेंगे, ठीक है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज कहाँ पड़ी हुई है, इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट, द सीरीज इज lying inside the transition element, so they are called as inner transition element। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल। थोड़ा टेक्निक का ध्यान रखिए, कौन सा वो टेक्निकल वर्ड बोला, एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्या होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल, अगर आपको नहीं पता है तो जान लो। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, शेल होंगी, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे शेल में। तो जो सबसे बाहर की शेल है ये वाली, ये तो कहलाती है वैलेंस शेल, ठीक है। उसके अंदर की, इसको nth शेल भी बोलते हैं, nth शेल, nth शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, उससे एक अंदर की, यानी ये कहलाएगी n से एक पहले की, यानी n-1d, n-1, n-1 का मतलब हुआ, इसका नाम है पेनल्टीमेट शेल। n-1 का मतलब हुआ पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। और उससे और एक अंदर वाली क्या हो गई, इसका नाम होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पेनल्टीमेट शेल में, यानी n-1 के डी, या हम कहें पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसे एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सब शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ में जिसमें एंटर करता है। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या हुआ, n-2 एफ सब शेल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो हम उसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट।